फसलों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए हम गोबर की खाद देते हैं, कंपोस्ट देते हैं, कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जैविक खादें हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं। और ये सभी खादें बुआई के समय दी जाती हैं। तो जो हम रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हैं, क्या उनके साथ हम जैव उर्वरकों को मिला सकते हैं? आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। आप ये जब मेरी पूरी बात सुनेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें अलग अलग देना चाहिए या दोनों को एक साथ मिलाना चाहिए। देखिए, जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों में कुछ अंतर होता है। इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपको सारांश में बता देता हूं। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो रसायनों से बने होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। जब हम उनको मिट्टी में डालते हैं वो पानी में घुलते हैं और वहां से रसायन निकलते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम यूरिया को डालते हैं, पानी में घुलती है तो उसमें अमोनियम निकलता है। डीएपी डालते हैं तो उसमें अमोनियम आयन और फास्फेट आयन निकलते हैं। इसी तरह से हम म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी डालते हैं तो पोटेशियम और क्लोराइड निकलता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि रासायनिक उर्वरकों से भूमि के अंदर रसायन निकलते हैं और ये रसायन ही पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो जो रसायन है, यही पोषक तत्व होते हैं जो इन रासायनिक उर्वरकों में रहते हैं। तो ये तो रासायनिक उर्वरकों का काम हुआ। अब हम जैव उर्वरकों को देखें। जैव उर्वरक क्या होते हैं? ये कवक होते हैं या जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। ये जीवित होते हैं, ये कवक और जीवाणु जिंदा होते हैं, लिविंग सेल्स होती हैं और ये भूमि में रह के या जड़ों में रह के अपना काम करते हैं। सामान्यतः ये जो कवक है या जीवाणु है, दो प्रकार से काम करते हैं। मतलब पौधों को लाभ पहुंचाते हैं, या तो वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, मतलब वायुमंडल से जो हवा लेते हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको भूमि में फिक्स करके, स्थिर करके पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। या जो मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस होता है उसको घुलनशील बना देते हैं, क्योंकि फास्फोरस अधिकांशतः भूमि के अंदर अघुलनशील रूप में होता है, जो पानी में घुलता नहीं है। तो इस तरह के सूक्ष्म जीव पानी में फास्फोरस को घोल देते हैं। तो जैव उर्वरक हम दो प्रकार के यूज करते हैं। एक जो नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं, दूसरा जो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। अब हमने देखा कि जो रासायनिक उर्वरक हैं वो पानी में घुलते ही रसायन में बदल जाते हैं और पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। जबकि जैव उर्वरक जिंदा सेल होती हैं, जिंदा जीवित हैं, वो सूक्ष्म जीव जीवित हैं, चाहे वो कवक हैं चाहे वो जीवाणु हैं, वो जो है नाइट्रोजन को या फास्फोरस को उपलब्ध कराते हैं। तो रासायनिक उर्वरक निर्जीव है जबकि जैव उर्वरक सजीव है। अब होगा क्या कि मान लीजिए हम यूरिया डीएपी के साथ कोई जैव उर्वरक, मान लीजिए एजोटोबैक्टर को मिला देते हैं। अब एजोटोबैक्टर क्या है? जिंदा सेल है, वो क्या है? जीवाणु है। तो जैसे ही हम उसको केमिकल फर्टिलाइजर के साथ मिलाएंगे तो उसमें इतने सारे रसायन है कि उस सूक्ष्म जीव की जो सेल है, जो कोशिका है, वो खत्म हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी, वो जीवाणु मर जाएगा। तो इसका मतलब कि जो केमिकल्स हैं उसको जीवित सेल के साथ दूर रखना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम बहुत सारा नमक ही खा लें, वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो जो नमक तो रसायन है और हमारी सेल क्या है? जिंदा है, वो नुकसान पहुंचाएगी। इसी प्रकार से जो भी रसायन है वो बहुत ज्यादा उसका सांद्रता बन जाती है तो जीवित सेल को नुकसान पहुंचाता है। तो अब जैव उर्वरक देखिए क्या है? एजोटोबैक्टर हो सकता है हमारे पास, ये भी जीवित सेल है जो कि भूमि में नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है। हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। राइजोबियम है, इसको हम दलहनी फसलों में प्रयोग करते हैं, ये भी नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार से एजोस्पिरिलम है, ये भी नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। एसिटोबैक्टर है, पीएसबी है, पीएसबी फास्फोरस को उपलब्ध कराता है। पीएसबी भी आता है, पीएसएमबी आता है, पीएसएम फास्फोरस सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या पीएसबी कहते हैं फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। या माइकोराइजा है, माइकोराइजा भी जो है फास्फोरस को उपलब्ध कराती है। हालांकि माइकोराइजा से हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो जड़ों में रहती है। अब ये क्या है? देखिए, जीवित सेल है, ये सारे क्या है? जीवित है, ये निर्जीव नहीं है, ये सजीव है। अब जीवित, अब ये जो हम बायो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो देखने में तो हमें भले ही पाउडर लगता है, वो दाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में उसके अंदर कवक है, कुछ जीवाणु हैं जो जिंदा हैं। अब उसके अंदर कोई रसायन आ जाएगा, बहुत सारा रसायन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अब इनके साथ आपने कोई भी रासायनिक उर्वरक मिला दिया, यूरिया मिला दिया, डीएपी मिला दिया, एनपीके फर्टिलाइजर मिला दिया, तो होगा क्या? उसमें बहुत सारे रसायन है, जैसे मिलेंगे इनकी सेल में जाएगा, वो इनकी कोशिका में जाएगा, इनकी कोशिका को खत्म कर देगा। उससे जैव उर्वरक अपना काम करना बंद कर देंगे। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आपने कोई उर्वरक का बोरा लिया, उसे खोला और फिर आप जैव उर्वरक का पैकेट लाए, उसमें उसको मिला दिया। ये नहीं करना है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है।
फिर हम उसको प्रयोग कैसे करना है, आप ऐसा कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं जैव उर्वरकों के साथ। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि माइक्रोराजो कैसे प्रयोग करें या पीएसबी को कैसे प्रयोग करें। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप बीज उपचार कर लीजिए, बीज अलग, चूंकि बीज में लगा रहेगा और वो सीधे उसके संपर्क में नहीं आएगा। या आप क्या कर सकते हैं, जैव उर्वरकों को पहले 4 किलोग्राम जैव उर्वरक ले लिया और 50-100 किलोग्राम गोबर की खाद में बुआई से 8-10 दिन पहले हमने डाल दिया 1 एकड़ खेत में। तो वो 8-10 दिन पहले हमने डाल दिया और रासायनिक उर्वरक हमने बुआई के समय कूड़ में डाल दिया, तो दोनों सीधे संपर्क में नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों को सीधे संपर्क में नहीं आने देना है, दोनों का मिक्सचर नहीं बनाना है। अगर आप मिक्सचर बना देंगे, दोनों को एक साथ मिला देंगे, तो निश्चित रूप से जीवित सेल खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। इसलिए कभी भी आप रासायनिक उर्वरकों के साथ जैव उर्वरकों को कभी ना मिलाएं, या आपने एक साथ मिला लिया फिर खेत में बिखेर रहे हैं, ये काम आप गलती से भी ना करें। इससे क्या होगा, जो हमारा जैव उर्वरक है वो खत्म हो जाएगा और हमको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो या तो आप बीज उपचार कर लीजिए, या आपको भूमि में डालना है, भूमि उपचार कर रहे हैं तो 8-10 दिन पहले गोबर की खाद मिला के खेत में मिला दीजिए, तो वो सीधे संपर्क में नहीं आ पाएगा। तो आज मेरी ये बात समझ में आई होगी कि क्यों हमें जैव उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के साथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको बंद कर दीजिए और दोनों को अलग अलग प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार की चर्चा सुनने के लिए आप इस चैनल पे कृषि किसान प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मैं इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि उसका लाभ उनको खेती में मिले, वो जानकारी वैज्ञानिक हो, प्रमाणिक हो, ताकि उनको खेती में कोई नुकसान ना हो। जो गलत चीजें हो रही हैं खेती में उसको रोका जाए, अच्छी चीजों को लाया जाए और विज्ञान भी उसमें सम्मिलित हो, उसकी उन्हें जानकारी हो कि क्यों ऐसा होता है, ये जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि हम उसका अच्छे ढंग से उसका उपयोग कर सकें। तो आप कृषि किसान में चर्चा सुन सकते हैं, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।